अगर आप आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप आईएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा अभियान 3.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं CISC काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, DPPs मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं, जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है, इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ISC फैकल्टी, जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसकी फीस है मात्र 9,999 रुपए और ये कोर्स चलेगा अप टू बोर्ड एग्जामिनेशन तक। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सो आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। Today we are back on this channel Yash Maheshwari with a new video for ISC Class 12, and this video is linear regression which comes under section C। अब मैक्सिमम बच्चों को ना भाई यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है, फॉर्मूला रटना पड़ता है। सर ये 11th के सेक्शन C से रिलेटेड था, हमने 11th में सेक्शन B किया था क्योंकि वो ज़्यादा ईजी था। अब सर सेक्शन C कैसे करें? So before starting this chapter, I want to tell you that even if you have done section B in class 11th, it doesn't matter। ये वाला चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल मजेदार तरीके से सब कुछ समझ में आने वाला है। और अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो पूरा आखिरी तक देख लिया, जो क्वेश्चंस मैं यहां करवाने वाला हूं वो क्वेश्चंस मेरे साथ अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और यहां से आपके फुल मार्क्स आने तय हैं। सो एज यू already know that section B and section C are optional for ISC class 12 students, and these carry 15 marks each. So approximately there are 3 chapters in section B, 3 chapters in section C, so approximately 5 marks for each chapter as per CISC Council latest update 24-25. Now अब यहाँ पे मैं जो आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्लास 11th के भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो भी आपको बताऊंगा, और क्लास 12th के हिसाब से तो सारे क्वेश्चन, सारी चीजें करेंगे। कम से कम रटना, ज्यादा से ज्यादा समझना और ऐसा समझना कि मजा आ जाए आपको। और ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये जो वीडियो आने वाला है, ये जो क्लास आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसी क्लास आपको YouTube पे, पूरे YouTube पे और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। और जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपने उसी तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड में, प्री बोर्ड में सॉल्व किए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम साइंस स्टूडेंट है, क्या हम सेक्शन सी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तब भी आप सेक्शन सी के लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, आप सेक्शन सी कर सकते हो। एंड आई वांट टू टेल यू दैट सेक्शन सी इज मोर स्कोरिंग एज कंपेयर टू सेक्शन बी। सो अगर आपको 12th पे ज्यादा फोकस करना है, 100 में 100 नंबर लाने हैं मैथमेटिक्स में, तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर सेक्शन सी इंस्टेड ऑफ सेक्शन बी। Although section B is also not very difficult, but yes, section B में बहुत सारा imagination आपको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, विजुअलाइज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस आपको बेसिक चीज़ें समझनी है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं और उसकी हेल्प से आप आराम से सेक्शन C कर ले जाओगे। ठीक है, सॉरी। नाउ एक चीज़ और बिफोर स्टार्टिंग,
अभी अभी दिवाली खत्म हुई है जैसा कि आपको पता होगा, और ज्यादातर बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं आइदर इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर और फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर. सो आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड न्यूज एज वेल. द गुड न्यूज इज दैट वी आर स्टार्टिंग अप विद आवर न्यू कोर्स व्हिच इज लॉन्चिंग ऑन 4th of November, that is Monday, for physics, chemistry and mathematics. The name of the course is Abhiyan 3.0, in which you are getting recorded classes, live classes, हमारा पर्सनल अटेंशन, हमारा पर्सनल टाइम, हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर जिस पे आप कॉल करके कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. मेरे द्वारा लिखी हुई बुक जिसको आप अगर लगा लोगे तो पूरे 12th की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी. हमारे पीडीएफ, हमारे नोट्स, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, हमारे गेस्ट पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज लोडेड इन दिस कोर्स. सो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया इस कोर्स में तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 4 तारीख से 4th of November से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है. ठीक, प्लस एक इसमें गुड न्यूज और है, क्योंकि अभी अभी दिवाली खत्म हुई है तो इसमें दिवाली का ऑफर भी लगा सकते हैं आप. यू कैन यूज द कोड festive20 टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज. सो यहां पे आपको 20% का फायदा मिलने वाला है. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद लीनियर रिग्रेशन. सो क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, कैसे समझे हम लीनियर रिग्रेशन को. सो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं. सो लीनियर रिग्रेशन का बच्चा मतलब हुआ बेसिकली, रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है जो हेल्प करता है हमको फाइंड आउट करने में दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप. अगर दो चीजें आपस में रिलेटेड हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है, या एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है, व्हाटएवर इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप हमको पता चल जाती है रिग्रेशन के थ्रू. अब इस रिग्रेशन के थ्रू हम अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू जानते हैं और हम दूसरी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन. मतलब एक एग्जांपल देता हूं आपको, उस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. सो लेट्स से हमको चेक करना है किसी की सैलरी, कि किसी की सैलरी, एक बंदा है, लेट्स से द नेम ऑफ द बंदा इज वरद. वरद एक बंदा है, उसकी सैलरी जो है वो 3 चीजों पे डिपेंडेंट है. कौन कौन सी चीजों पे डिपेंडेंट है, सबसे पहले तो उसके लेट्स से डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, उसने कौन सी डिग्री ली हुई है. दूसरा उसकी एज के ऊपर डिपेंडेंट है. तीसरा वो कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क करता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क ही वर्क्स. राइट. सो किसी भी वरद भाई की जो सैलरी है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक उसकी डिग्री पे, एक उसकी एज पे, और एक नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वो कितने घंटे काम कर रहा है दिन में. अब जाहिर सी बात है भाई, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा सैलरी मिलेगी, कम काम करेगा तो कम सैलरी मिलेगी. एज ज्यादा हो जाएगी तो सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. लेकिन एज कम होगी, यंग होगा तो सैलरी ज्यादा होगी. लेकिन यहां पे एक और भी कॉन्सेप्ट लग सकता है कि सर अगर एज ज्यादा होगी तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, सैलरी ज्यादा होगी. एज कम होगी तो एक्सपीरियंस कम होगा, सैलरी कम होगी. राइट. डिग्री पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है भाई. अगर डिग्री अच्छी है, मास्टर्स कर रखा है तो थोड़ी सी ज्यादा सैलरी होगी, सिर्फ 12वीं पास है तो थोड़ी सी कम सैलरी होगी. राइट. सो इस पे भी डिपेंड करता है. तो ये जो सैलरी वाला पार्ट है ये 3 चीजों पे डिपेंडेंट है. अब हम जब भी सॉरी रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन में 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ अंडरस्टैंड. सो जिस चीज को हमको कैलकुलेट करना है, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, उसको हम हमेशा लेते हैं एज डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल. सो अगर हमको सैलरी निकालनी है एज पर द डिग्री, एज पर द एज, एज पर द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, तो यहां पे जो सैलरी हम निकाल रहे हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. ये जो 3 फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी सैलरी डिपेंड कर रही है, इन तीनों फैक्टर्स को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो ये तीनों के तीनों क्वांटिटीज जो हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब
हो सकता है कि जो रिग्रेशन का मॉडल है, अब बेसिकली रिग्रेशन का मॉडल जो है उसका काम आता है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस में। अब कैसे ये काम आता है हमारी डेली लाइफ में? तो काम ऐसे आता है, ये जो मॉडल है रिग्रेशन का, ये काम करता है चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में कि अगर आपने एक ऐसी वैल्यू दी, अगर आपकी एज 16 से 18 साल है तो आप किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करोगे ओवर यूट्यूब, ओवर इंस्टाग्राम, ओवर फेसबुक, ओवर स्नैपचैट। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ये जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको आपकी पसंद की चीज़ें कैसे दिखा रहे हैं? इसी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। उनके पास अलग अलग तरीके के डेटा है, आपकी एज है, आपका जेंडर है, आप कहाँ रहते हो, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप किस तरीके के सीरीज देखते हो या किस तरीके की चीज़ों को लाइक करते हो, और उसके बेसिस पे ये बाकी की चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली आने से पहले ही बहुत सारी सेल्स आई, ये वाली मेगा सेल, ये वाली बिलियन डे सेल, ये वाली मिलियन डे सेल। सो जो लोग कोई भी पर्टिकुलर मोबाइल को बार बार सर्च कर रहे थे, जैसे ही दिवाली सेल आने वाली थी, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स भर भर के आने लगे होंगे कि भाई आईफोन 16 आ गया, खरीद लो, भाई आईफोन 16 आ गया, खरीद लो, भाई खरीद लो, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आया, आईफोन 15 में इतना डिस्काउंट है, आईफोन 14 में इतना डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? सो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं प्रिडिक्शन पे। क्या प्रिडिक्शन? तो जो कंपनीज हैं जिनको सेल्स करानी है, वो ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि वो बंदे जो आईफोन के बारे में सर्च कर रहे हैं, जिनकी एज सो एंड सो है, जिनकी सैलरी इतनी है, या जो इस डेमोग्राफी से है या उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंडीशन से है, उन्हीं को ये एडवर्टीजमेंट दिखाना है, क्योंकि वही हमारे मोबाइल्स खरीदेंगे, वही हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे। सो ये पूरा का पूरा जो गेम चल रहा है, ये किसके थ्रू चल रहा है? ये चल रहा है रिग्रेशन के थ्रू। नाउ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सो रिग्रेशन के ना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जो अलग अलग मॉडल्स पे रिग्रेशन काम करता है, जिसमें एक मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? नॉन लीनियर रिग्रेशन इज आउट ऑफ द सिलेबस, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डेटा लर्निंग में या मशीन लर्निंग में जाओगे तो वहां पे सीखोगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की। सो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हमको दो एक्सिस दी होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हम लेट्स से एक्स एक्सिस पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक हॉस्पिटल है जिसमें एक मरीज आया है, ठीक है, और पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब उसका ऑपरेशन हो गया, उस ऑपरेशन होने के बाद वो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन स्टे करता है हॉस्पिटल में, नंबर ऑफ डेज वो जो स्टे करता है हॉस्पिटल में, वो हमने अगर ले लिया लेट्स से वाई एक्सिस पे और उसकी एज ले ली एक्स एक्सिस पे। भाई अब आपको ये तो जरूर पता होगा कि अगर एज कम है तो जल्दी रिकवरी होती है, सो नंबर ऑफ डेज जो वो लेगा वो कम लेगा, लेकिन अगर एज ज्यादा है तो डेफिनेटली उसको रिकवर करने में समय ज्यादा लगेगा। ऑल्दो यहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी काम आ सकते हैं या लग सकते हैं या यहां पे अप्लाई हो सकते हैं कि कौन सी सर्जरी हुई है। अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है तो रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर छोटी मोटी सर्जरी हुई है तो रिकवरी में कम टाइम लगेगा, राइट। सो लेट्स से एक पर्टिकुलर सर्जरी के लिए, लेट्स से ब्रेन की सर्जरी के लिए, एज को अगर हमने एक्स एक्सिस पे रखा और नंबर ऑफ डेज, जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा, पोस्ट सर्जिकल जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहता है, उसको हमने वाई एक्सिस पे रखा, तो हम यहां से अगर एक फंक्शन बनाए, एक फंक्शन बनाए मतलब अब हमने क्या किया, ये जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े मॉडल्स जो होते हैं ये डेटा पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? डेटा पे। डेटा कैसे करते हैं? सो डेटा पे काम ऐसे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉस्पिटल है जो पिछले 20 सालों से चल रहा है, उसके 20 सालों में हमने सारे ही पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकाला, डेटा निकाला, और उस डेटा को हमने एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना शुरू कर दिया। प्लॉट करना शुरू कर दिया मतलब लेट्स से यहाँ पे एज दी है, लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 ईयर्स, इस तरीके से हमने एज रख ली। नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पे रख लिए, लेट्स से 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे, व्हाटएवर, हमने यहाँ पे कुछ डेज रख लिए, राइट। अब समझो,
हमने डेटा निकाला, मतलब हमने पिछले 20 साल में जितने पेशेंट्स आए इस हॉस्पिटल में उन सब का डेटा निकाला, उनकी एजेस को रखा एक्स एक्सिस पे और उनके नंबर ऑफ डेज जो वो स्टे किए, ब्रेन सर्जरी वाले जितने भी पेशेंट्स थे उनको हमने वाई एक्सिस पे लगाया। तो हमको क्या मिला, हमको बहुत सारा डेटा मिला कि भाई जो 15 साल का बंदा था जब उसकी ब्रेन सर्जरी हुई तो वह अराउंड 5 दिन रुका। कितने दिन रुका? 5 दिन रुका। तो ये जो डेटा है ये क्या हो गया, ये हो गया 15,5। अब 15,5, 15 यहाँ पे x1 को बता रहा है और 5 यहाँ पे y1 बता रहा है। सो दैट बेसिकली मीन्स 15 साल का जो बंदा था जिसकी ब्रेन सर्जरी हुई वो लेट्स से 5 डेज रुका हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद 10 साल का जो बच्चा था उसका जब ब्रेन सर्जरी हुई तो वो रुका लेट्स से 4.5 डेज, 4.5 डेज, राइट। तो यहाँ पे एक और डेटा आ गया 10,4.5। इसी तरीके से हमको बहुत सारा डेटा मिला जिसको हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में प्लॉट कर दिया। सो जो भी हमको डेटा मिला हुआ था डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स जो पर्सन की एज थी एंड कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहा पोस्ट सर्जरी, वो सारा डेटा हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई के टर्म्स में प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब जब हमने इसको प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर तो हमको यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है, अब आपके ये कोर्स में बेसिकली दिया है पर क्वेश्चन लाइन ऑफ बेस्ट फिट से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब हो गया लीनियर रिग्रेशन जिसको कहते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब हो गया जो हमको डेटा दिया हुआ है उस डेटा को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें और ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कर्व बनाएं, कोई एक पर्टिकुलर कर्व बनाएं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा के या तो ऊपर से जा रहा हो, मतलब जो ये डॉट्स हमको दिखाई दे रही हैं, जो ये डेटा हमको दिखाई दे रहा है, ये डेटा या तो उस पर्टिकुलर कर्व पे लाई करे या उस पर्टिकुलर कर्व से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। अब ऐसा जब भी होगा तो जो भी हमको कर्व मिलेगा ये कर्व आपके चीजों को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? सो अगर लेट्स से हमको बहुत सारा डेटा मिला और हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी जो ज्यादातर पॉइंट्स के ऊपर से या तो पास हो रही है या ज्यादातर पॉइंट्स के बहुत नजदीक है, तो ये जो लाइन है इस लाइन पे लाई करने वाले सारे ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके दे रहे हैं। लेट्स से इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पे a इस लाइन का स्लोप है और b जो है वो इसका y इंटरसेप्ट है। क्या है? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट ये होता है, राइट, और स्लोप होता है कि ये कितना एंगल बना रही है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपने स्ट्रेट लाइंस में क्लास 11 में पढ़ रखा है, राइट। ठीक, तो अगर आपसे यहां पे बोला जाए कि लेट्स से a की जो वैल्यू है, जो स्लोप है वो लेट्स से है 0.5 के बराबर, ठीक। यहां पे x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है एज ऑफ द पेशेंट। y क्या डिनोट कर रहा है? y डिनोट कर रहा है कितने नंबर ऑफ डेज वो स्टे किया, राइट। और b क्या डिनोट कर रहा है? y इंटरसेप्ट को। तो लेट्स से b की वैल्यू है लेट्स से 0.8, राइट। तो अगर हमको ये निकालना है कि एक पेशेंट है जिसकी एज है लेट्स से 33 इयर्स ओल्ड, 33 इयर्स अगर उसकी एज है तो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ब्रेन सर्जरी वो कितने दिन तक हमारे हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए रुकेगा, ताकि हम उसकी रिकवरी को प्लान आउट कर सके। हम उनके रिश्तेदारों को बता सके कि भाई रिकवरी करने में आपके सो एंड सो आदमी को 10 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, जितना भी लगेगा, और उसी के हिसाब से आपका पर डे का खर्चा आएगा। तो हमने इस पर्टिकुलर मॉडल से उस बंदे की एज के बेसिस में यह प्रिडिक्ट कर दिया कि पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन, पोस्ट ब्रेन ऑपरेशन वो कितने दिन तक रुकेगा और उसका कितना खर्चा आने वाला है। सो इस तरीके से ही बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ऑफिसेस काम करते हैं। ये काम करता है हमारा रिग्रेशन का मॉडल, राइट। सॉरी।
सो अगर a की वैल्यू 0.5 है, लेट्स से b की वैल्यू ले लेते हैं 0.8। अब ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं? सो ये वैल्यूज निकलती हैं बेसिकली कैसे? ये वैल्यूज निकलती हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 10,000 लोगों का। तो उन डेटा को जब हम प्लॉट करते हैं तो उनको प्लॉट करके हमको ये लाइन मिलती है जिसका स्लोप हमको पता चलता है, वाई इंटरसेप्ट हमको पता चलता है। तो बेसिकली ये स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हमने कैसे निकाला? डेटा मॉडल से निकाला। जो डेटा हमारे पास था, जो हमको मिला, जो चीज प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में हो रही थी, उसके बेसिस पे हमने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा फंक्शन बनाया जो चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट? तो अगर एक आदमी जिसकी एज 33 इयर्स है, वो कितना दिन लेगा अपने आप को रिकवरी करने में उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो हम उसको इस पर्टिकुलर मॉडल से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने लिखा y इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 33 प्लस 0.8। सो ये कितना आ गया? y इज इक्वल्स टू 33 हो गया 16.5 प्लस 0.8। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 5 13, सो 17.3 डेज। सो दैट मीन्स अगर एक आदमी जिसकी एज 33 ईयर्स है, पोस्ट सर्जरी उसको उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ डेज रुकना पड़ सकता है? अराउंड 17.3 डेज। अब ये जो 17.3 डेज है, ये किसी और ने नहीं बताया, ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने या इस पर्टिकुलर मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दिया है। सो यहां पे क्या था? यहां पे दो वेरिएबल्स थे, एक एक्स का वेरिएबल था, एक वाई का वेरिएबल था। ये दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड थे वो हमने रिग्रेशन मॉडल से निकाला। फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट का यूज करके हमने एक प्रिडिक्टर बनाया जो प्रिडिक्ट कर रहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस, राइट? और इस मॉडल के थ्रू ही हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 17.3 डेज लगेंगे पोस्ट सर्जरी 33 साल की उम्र के आदमी को, राइट? सो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये एक लाइव एग्जांपल बताया जो हमारी डे टू डे से आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, और आप जब इसको अप्लाई करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में तो और ज्यादा मजा आता है, राइट? लेकिन अब हम लोग इसको यहीं पे रोकेंगे और हम समझते हैं कि अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जो सेक्शन सी आईएससी में आने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। सो मैंने आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बता दिया, ये रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। इसको लीनियर रिग्रेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे एक लाइन बनती है जो सारे पॉइंट्स के नजदीक, निकटतम जाती है, नियरेस्ट जाती है, या उनको ऊपर से चली जाती है। जैसे सलमान खान ने एक बार पी के गाड़ी चलाई और किसी के ऊपर से निकाल दी थी ना, तो वैसे ही ये जो लाइन है ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से जाती है या इनके बिल्कुल क्लोज होती है, इसीलिए इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं। और इसीलिए ये जो लाइन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट? नाउ अब समझिएगा क्या समझना है यहाँ पे। अब समझने के लिए यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में आपको समझना है कि दो तरीके की लाइंस होती हैं लीनियर रिग्रेशन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, टू टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं। टू टाइप्स ऑफ लाइंस में जो पहली लाइन होती है जिसको कहते हैं हम लोग y ऑन x, ये होती है एक फर्स्ट टाइप की लाइन, और एक सेकंड टाइप की होती है जिसको कहते हैं x ऑन y। सो y ऑन x का मतलब है y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज डिपेंडिंग ऑन x, एंड x यहां पे कैसा है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे हमको यहां पे सैलरी निकालनी थी वरद की, जो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, डिग्री पे, एज पे, नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स, राइट? और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम डाल के एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ ईयर्स लिया था, हमने यहां पे एज रखी थी, एक्स एक्सिस पे एज रखी थी, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे। तो जब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे तो ये नंबर ऑफ डेज किस पे डिपेंडेंट थे? ये नंबर ऑफ डेज डिपेंडेंट थे कि उस आदमी की एज क्या है, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में एज को जो हमने एक्स एक्सिस पे रखा और नंबर ऑफ डेज को वाई एक्सिस पे रखा, सो वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। सो वाई को हम यहां पे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम यहां पे बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, सो एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब हम लीनियर रिग्रेशन निकालते हैं वाई ऑन एक्स का, तो लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स की इक्वेशन होती है लाइन की y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स
इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये इक्वेशन होती है y ऑन x। सो लीनियर रिग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन, y ऑन x एंड x ऑन y। सो y ऑन x का मतलब हो गया ये वाली लीनियर रिग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे x बार y बार क्या है? सो यहाँ पे x बार y बार बेसिकली वो पॉइंट हैं जहां पे दो लीनियर रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। सो लेट्स से एक लाइन इस तरीके से गई हुई है, दिस द लाइन इज y ऑन x, और इसी लाइन को अगर हम उल्टा कर दें, x को हम ले जाएं y एक्सिस पे और y वाली चीज को ले जाएं, मतलब नंबर ऑफ डेज को हम रिप्रेजेंट करें x पे और एज को रिप्रेजेंट करें y पे, तो उस तरीके से हमको एक और लाइन मिलेगी, ये लाइन। सो ये जो दूसरी लाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं x ऑन y। अब x ऑन y का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो x यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है इसको हम देते हैं बाय x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब ये x बार y बार दोनों ही केसेस में वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट्स जो होते हैं वो x का मीन होते हैं और y का मीन होते हैं। तो इसको मीन के बेसिस पे भी देखते हैं, अभी मैं आगे समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है ये क्या है सर? सो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की अगर बात करें तो ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं हम इसको? रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कहीं पे भी आ जाए इस तरीके से तो समझ जाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोले तो भी बी वाई एक्स बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोले तो भी बी वाई एक्स बी एक्स वाई। ठीक, अब इन चीजों को समझना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, देखो जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सबके आंसर्स आएंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा और कुछ रटना नहीं है, सब कुछ समझना है। सो रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की पूरी पूरी जरूरत है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। सो लेट्स से हमने बचपन में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है। कौन सी लाइन पढ़ी? हमने 10th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पढ़ी थी भाई? बिल्कुल पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उसमें? उसमें हमने पढ़ा था सर जो ये m होता है ये स्लोप ऑफ द लाइन होता है और c जो होता है सर ये y इंटरसेप्ट होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड, बिल्कुल यही चीज़ पढ़ी थी। अब इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरीके से लिख दें, दूसरी तरीके से लिख दें मतलब इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, लेट्स से y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वेयर a इज द स्लोप ऑफ द लाइन, b इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता था भाई? सो y इंटरसेप्ट का मतलब है ओरिजिन से लेके वो पॉइंट तक की दूरी जहां पे ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ रिग्रेशन y एक्सिस को कट कर रही है। सो लेट्स से ये y एक्सिस को यहां पे कट कर रही है एट दिस पॉइंट a। सो ये a से लेके ओरिजिन तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। यही होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ b is the y intercept, a is the कोफिशिएंट, a is the slope of the line। अब हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन में जिसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में हम समीशन का साइन लगा दे। समीशन का साइन लगा दे मतलब सिग्मा वाला साइन लगा दे, समीशन का साइन लगा दे। समीशन का काम क्या होता था, इसका मतलब क्या होता है? सो समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, राइट? तो अगर हम दोनों तरफ सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज कर दें, समीशन लगा दे, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी, राइट? अब जैसे कि डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में हमने समझा था कि कभी भी अगर कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को रोकते हैं, वेरिएबल को ठोकते हैं। सेम टू सेम यहां करना है। अगर कभी भी समीशन के सामने कोई कांस्टेंट आ जाएगा, हम कांस्टेंट को रोकेंगे और समीशन को लगा देंगे वेरिएबल के आगे। सो सिग्मा वाई को हमने सिग्मा वाई लिखे रहने दिया। ए एक्स में a जो है ये कांस्टेंट था विच इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द लाइन, तो a को हमने बाहर किया, यहां हो गया सिग्मा x प्लस ये हो गया n टाइम्स b। नाउ ये n टाइम्स b कैसे आया इसको मैं आपको बताता हूं। n टाइम्स b, सो यहां पे अगर हम इसको ऐसे लिखे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक b i लिख दें। सो समझिएगा, अगर हम b को 2 बार ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2b, राइट? अगर हम b को ऐड करें 4 बार तो हमको क्या मिलेगा? 4b, राइट? अगर हम b को ऐड करें n नंबर ऑफ टाइम्स, सो इफ वी ऐड b n नंबर ऑफ टाइम्स तो हमको क्या मिलेगा?
n इंटू बी। तो यहां पे ये जो समिशन ऑफ b था, कांस्टेंट था, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हम b को सम कर रहे हैं कितनी बार, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर n नंबर ऑफ टाइम्स सम करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा n इंटू बी के। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख लिया, n इंटू बी। ठीक, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक, अब क्या करिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई एक्स। तो ये जो पहली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर ले और दोबारा से सम ले ले। सबसे पहले क्या किया, ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका सम ले लिया, कांस्टेंट था उसको रोक लिया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन bn हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको दोबारा से x से मल्टीप्लाई कराया। तो अगर इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मल्टीप्लाई कराने के बाद, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको क्या करना है, दोबारा से सम करना है, दोबारा से समीशन लेना है। दोबारा से समीशन ले लेते हैं, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अगेन समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर निकालो, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट है बाहर निकालो, समीशन ऑफ एक्स, और इसको हमने ले लिया लेट्स से इक्वेशन 3। ठीक, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 और यहां से हमने निकाली थी इक्वेशन 2। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस में आपको सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पता होगी, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होगी, आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू पता होगी, आपको सिग्मा वाई की वैल्यू पता होगी, आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू पता होगी, एंड एन दिया होगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कितने भी आपके डेटा हैं, जो आपका डेटा दिया होता है ना, जैसे यहाँ पे एज और नंबर ऑफ डेज लिए थे, वो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों को जब अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमको ज्यादातर क्वेश्चन में बी तो निकालना ही नहीं होता, हमको निकालना होता है सिर्फ ए। और ए निकालने के लिए दो इक्वेशंस बनाई, दो अननोन है, यहां पे भी अननोन ए और बी है, यहां पे भी अननोन ए और बी है। तो इन दोनों को जब अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। अब बस एक चीज याद रखना, ये ए क्या था, ये ए था, ये ए जो था ये क्या था, ये ए था स्लोप ऑफ दिस लाइन y on x. Now slope of the line y on x is given by, इसको हम लोग रिप्रेजेंट जब करते हैं बुक के फॉर्मेट में, मतलब आपकी किताब में जिस तरीके से ये रिप्रेजेंटेड है, ये रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ बी वाई एक्स। तो अगर आपकी बुक के हिसाब से कहीं पे भी बी वाई एक्स लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है ऑफ y on x। सो y on x की जो लाइन है उसका ये क्या है, स्लोप है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने a से रिप्रेजेंट किया। तो चाहे a बोलो चाहे बी वाई एक्स बोलो, दोनों बातें एक ही हैं, मतलब एक ही आदमी है, उसके बस नाम अलग अलग है। हूं मैं एक ही आदमी, मेरा नाम यश है और मेरे घर का नाम ऋतिक है, राइट। सो घर का नाम ऋतिक, स्कूल का नाम यश, लेकिन है दोनों एक ही आदमी। वही वाली बात है, बी वाई एक्स बोलो तो भी स्लोप ऑफ लाइन y on x, a बोलो तो भी स्लोप ऑफ लाइन y on x। सो ये चीज आपको समझनी है, इस चीज को लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ, पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल पे। सो यू कैन डाउनलोड माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन हुज लिंक इज गिवन बिलो। उसको डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना, लीनियर रिग्रेशन का एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में ये पूरी की पूरी पीपीटी, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब कुछ कर लीजिएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए लेट्स मूव थोड़ा सा और आगे, आगे देखते हैं क्या है। सो आगे नेक्स्ट चीज जो आती है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले भाई एक मिनट कॉफी पी ले यार, कॉफी ठंडी हो रही है। चीयर्स, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। अभी हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ y on x, वेयर y is dependent on x, so y is known as the dependent variable, x is known as the independent variable। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं जब हमको x की वैल्यू पता है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो जब हमको y की वैल्यू पता है, तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं x on y। x on y means x is dependent on y, so x is the dependent वेरिएबल, y is the independent वेरिएबल। सो लेट्स से इसकी इक्वेशन को हमने फिर से लिख लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है भाई
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जैसे पिछले वाले केस में इक्वेशन ऑफ लाइन थी वैसे हमने यहां पे इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ले ली, x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। अब यहां पे x इज डिपेंडेंट ऑन y, ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में समीशन ले लें जैसे पिछले वाले पार्ट में किया था, तो ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 के हिसाब से देखिए, अगर इसकी लाइन को ऐसे जा रही है, सो x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी में m क्या दे रहा है, इस लाइन का स्लोप, c क्या दे रहा है, c दे रहा है इस लाइन का ये y इंटरसेप्ट, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है c के बराबर आ रही है, ठीक है। नाउ अगर हम इस पूरी इक्वेशन में समीशन ले ले दोनों तरफ, तो समीशन लेने पे हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा y, और सिग्मा c करेंगे तो c इज अ कांस्टेंट, c को n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे तो nc के बराबर आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया लेट्स से इक्वेशन 2। फिर क्या किया हमने, पूरी इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और फिर से समेशन ले लिया दोनों तरफ। सो y से मल्टीप्लाई करके समेशन लेंगे, सो दिस बिकम सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू m सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस c इज अ कांस्टेंट, उसको रोका सिग्मा y, इसको हमने बोल दिया लेट्स से इक्वेशन 3। ठीक, अगेन इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, m की। m क्या है यहां पे, स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है इसको हम यहां पे bxy से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, bxy। so x on y is given by bxy, y on x is given by byx। so जो byx था उसको हम a से डिनोट कर रहे थे, और यहां पे जो ये bxy है इसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। अगर यहां तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आगे सब समझ में आने वाला है। पेशेंस रखो, समझो, सब समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक, तो इसको भी लिख डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सो यहां पे रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया bxy एंड byx, ये जो byx है इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया, bxy को हमने m से रिप्रेजेंट किया। ठीक, यही मैंने अभी तक बताया, कोई बात नहीं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेसिकली अ मार्कर which tells you about how closely these two variables are connected to each other or disconnected। मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं पे आपको रो x कॉमा y से भी डिनोटेड दिखेगा, ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये कोरिलेशन देखो, मतलब यही वर्ड से पता चल रहा है, कोरिलेशन मतलब दो चीजों का आपस में रिलेशन कैसा है, क्या एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, या एक के घटाने से दूसरा घटता है, या एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, परफेक्ट रिलेशन है, इम्परफेक्ट रिलेशन है, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटाने से दूसरा घट रहा है, ये बता रहा है हमको कौन, ये बता रहा है हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब r या रो एक्स वाई। अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू एम। ए इंटू एम, ए किसके बराबर था सर, ये बराबर था बी वाई एक्स के, और m किसके बराबर था, m बराबर था बी एक्स वाई के। सो ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन थी, y ऑन x एंड x ऑन y। इन दोनों का अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, सो दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के स्क्वायर के बराबर है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सो आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, मतलब 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। इट कैनॉट बी नेगेटिव, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जैसे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये आपको संभाल के सोच के दिमाग में बैठाना है। तीसरी चीज AMR, मतलब BYX, BXY और R, इन तीनों ही चीजों का जो साइन होगा वो सेम टू सेम होगा। मतलब अगर BYX पॉजिटिव है तो BXY भी पॉजिटिव होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर BR पॉजिटिव है, BYX पॉजिटिव है,
तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा। मतलब इन तीनों का साइन जब भी होगा सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर दो पॉजिटिव है तो तीसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर दो नेगेटिव है तो तीसरा भी नेगेटिव है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगेन ये थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में बैठाने हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स निकल रहे होंगे। सॉरी। राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। कुछ और फॉर्मूले हैं यहां पे जो आपको समझने हैं, याद करने हैं। अब याद कैसे करने हैं वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। सो बी वाई एक्स यानी हमारा ए विच इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट of y on x. So regression coefficient y on x is given by r into sigma y upon sigma x. अब ये sigma y और sigma x क्या है? इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बस आपको ये साइंस पता होने चाहिए और इनको कहते क्या है ये पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर सारे आ जाएंगे। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। पीएचडी नहीं करनी हमको इस पे, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ये मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव और यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पढ़ने का। अगर बहुत डीप डाइव करना है तो भाई बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, फिर उसका कोई अंत ही नहीं होगा। लेकिन कम समय में ज्यादा चीजें समझा दें और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। Right, so byx regression coefficient of y on x is given by r into sigma y upon sigma x। याद रखिएगा, जो पहले आ रहा है वो ऊपर चढ़ेगा, जो बाद में आ रहा है वो नीचे चला जाएगा। क्या बोला हमने? जो पहले आया उसको ऊपर चढ़ा लो और जो बाद में आया उसको नीचे दबा लो। ठीक है, सेम अगर हमको बी वाई एक्स के बाद अगर हमको बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो बी एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सो बी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये जो m है ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी एक्स वाई। सो बी एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई मीन्स एक्स ऑन वाई इज गिवन बाय आर इंटू ऊपर पहले क्या आया x, तो ऊपर चढ़ा लो। जो जिंदगी में तुम्हारे पहले आएगी उसको तुम क्या करोगे? सर पे चढ़ाओगे। भाई पहली गर्लफ्रेंड आती है उसको तुम सर पे चढ़ाते हो, राइट? पहला बॉयफ्रेंड होता है उसको तुम खूब सर पे चढ़ाते हो। लेकिन जब पहले के बाद धोखा मिल जाता है तो उसके बाद सर पे नहीं चढ़ाते हो, राइट? सो बी एक्स वाई में पहले आया x, इसको सर पे चढ़ाओगे, ऊपर ले जाओगे, और जो बाद में आया उसकी वैल्यू नहीं है उसको क्या करोगे? उसको नीचे ले जाओगे। ठीक है, सो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, इस तरीके से याद करोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। अपने बच्चों को भी याद करा देना। सो बी एक्स वाई इज आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। जो पहले आएगा उसको सर पे चढ़ाओगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे लेटाओगे। ठीक है, सॉरी नीचे ले जाओगे, राइट? या आगे उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का इन फॉर्म ऑफ कोवेरियंस। सो बी वाई एक्स कोवेरियंस के फॉर्म में भी निकल सकता है। अब ये कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में था। जिसने 11th क्लास में कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है टेंशन की बात नहीं है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको क्वेश्चन में या तो दिया होगा या निकालने को कह देगा, ठीक? तो टेंशन की बात नहीं, कोवेरियंस दिया होगा, लिख के दिया होगा दिस इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो समझने की जरूरत नहीं। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई भी बेसिकली एक्स और वाई के बीच का एक रिलेशनशिप निकालता है। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फॉर्मूला हमको याद रखना है बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेरिएंस। तो इसको कहते हैं एक्स का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट? सो वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब हो गया सिग्मा एक्स विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर। तो अगेन जो बाद में आएगा उसको नीचे ले जाओगे। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला हम निकालें बी एक्स वाई के लिए तो बाद में आएगा वाई, तो वाई को नीचे ले जाओगे तो सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है? वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स। समझ में आ गया? फॉर्मूले याद हो गए, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक दो और फॉर्मूले बस वो याद कर लो, खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। एक एक क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है। भाई कितनी देर हो गई है? 40 मिनट हो गए और 40 मिनट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता भाई, ठीक है? और 40 मिनट भी तब हुए जब 20 मिनट मैंने आपको पूरा रिग्रेशन मॉडल समझाया है। ये तो शायद 10 ही मिनट में समझा दिया होगा, राइट? नाउ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर गिवन बाय, जो सबसे पहले बताया था, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एंड द अदर लाइन इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। यहां पे x बार y बार वो पॉइंट्स हैं जहां पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बी वाई एक्स क्या हो गया? बी वाई एक्स का मतलब हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, बी एक्स वाई का मतलब हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। ठीक, बस खत्म हो गया पूरी की पूरी चीज, सब खत्म, सन्नाटा। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन से पहले और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं काफी 2 सालों से, मतलब 1-2 सालों से यहां से एमसीक्यूज जरूर बन के आ रहे हैं। यहां से यू विल गेट 100% वन और दी अदर एमसीक्यू। सो ये आप थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। ना लिखना हो तो स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल पे सब मिल जाएगा, कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन अपने पास रखिएगा क्योंकि काम आएगा बोर्ड से एक दिन पहले। नाउ बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर, इन तीनों का साइन सेम होता है, बता चुके हैं सर, आगे बढ़िए। मॉड आर जो होता है, आर का जो मॉड्यूलस होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ज्योमेट्रिक मीन याद है क्या होता था? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता था भाई, अगर ए बी सी 3 आइटम्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये जो बी स्क्वायर होता है ये अंडर रूट ए सी के बराबर होता है। यही होता है ज्योमेट्रिक मीन, या फिर जो बी होता है वो बराबर होता है, जो बी होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए सी के। यही होता है ज्योमेट्रिक मीन। सो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ आर। आर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सर आप बता चुके हैं, कोई बात नहीं भाई, फिर से बता दिया। अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से अगर एक की वैल्यू 1 से कम है, क्या बोला? अगर बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 से कम है, न्यूमेरिकली 1 से कम है, तो दूसरे की न्यूमेरिकली 1 से ज्यादा होगी। और अगर पहले वाले की 1 से कम है तो दूसरे वाले की 1 से ज्यादा होगी। मतलब एक हमेशा 1 से कम होगा और एक हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। तभी उनका जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था ना आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो तभी हम इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एक 1 से छोटा होगा और एक 1 से बड़ा होगा। ठीक है। द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट एक्स बार कॉमा वाई बार। मतलब मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई निकाल के, ये मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो जो एक्स और वाई का मीन होगा वहां पे दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। The two regression lines coincide if and only if there is a perfect linear relation between x and y, that is if and only if r is equals to plus minus 1। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एक एमसीक्यू आपको प्री बोर्ड में मिलेगा, बोर्ड में मिलेगा। क्या कह रहा है कि अगर दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, क्या हो गया है? एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं अगर दोनों रिग्रेशन लाइंस, तो वहां पे जो आर की वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होगी? प्लस माइनस 1 के बराबर होगी। तो जहां पे लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, समझ जाना प्लस भी होगा माइनस भी होगा और आएगा 1। तो चढ़ाई जब भी होती है तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तभी चढ़ाई होती है, वरना चढ़ाई नहीं होती। गलत मत समझना, मैं रिग्रेशन लाइन की बातें बता रहा हूं। सो जब दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगी तो वहां पे आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? प्लस माइनस 1 के बराबर होगी। ठीक है। सिमिलरली अगर दो रिग्रेशन लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है का मतलब है एक रिग्रेशन लाइन जो है वो y के पैरेलल है और एक रिग्रेशन लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो दो रिग्रेशन लाइंस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, एक x के पैरेलल है एक y के पैरेलल है, वो तभी होगा जब r की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। r की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि दो रिग्रेशन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी? तो दो रिग्रेशन लाइन भाई यहां पे आपस में परपेंडिकुलर होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि x और y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों अगर x के पैरेलल है y के पैरेलल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो दो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी? जब r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 0 होगी। तो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। खत्म हो गया पूरा चैप्टर। अब सिर्फ करवाने हैं क्वेश्चंस। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना एक एक करके। ठीक है। तो इन सबको आपने आई होप लिख लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इफ ये सारा झाम दिया हुआ है। ठीक, हमको झाम पे ज्यादा काम नहीं करना है। बी वाई एक्स का मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? हमने इक्वेशन लिखी वाई ऑन एक्स की। सो इक्वेशन है वाई ऑन एक्स की, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब ये जो ए है यही बी वाई एक्स के बराबर है। ठीक है।
तो हमने क्या किया, दोनों तरफ समीशन लिया, तो समीशन लेके आ गया यहाँ से सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस एन टाइम्स बी, इसको ले ली हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 1 नहीं, अब इसकी जरा वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अगर वैल्यूज देखें तो सिग्मा वाई की वैल्यू दी है क्या हमको, सिग्मा वाई की वैल्यू दी है 42 के बराबर, सो इसकी वैल्यू हमने रखी 42 इज इक्वल्स टू ए हमको निकालना है, ए मतलब बी वाई एक्स ही है हमारा ए। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 30 के बराबर, सो इसको हमने रखा इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स ए, प्लस एन की वैल्यू 6 के बराबर दी है, सो ये हो गया 6b, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब निकालते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 निकालने के लिए हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को, जो ये पहली वाली इक्वेशन थी, सो इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई एक्स, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब समीशन ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए सिग्मा एक्स स्क्वायर बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई। सो मैंने एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिया है, आप भी ऐसे ही करके दिखाओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है क्या, हाँ सर दी है 199, ए की वैल्यू नहीं पता, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 184, सो यहाँ पे रख लिया 184 टाइम्स ए प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू 30, तो ये हो गया 30b, ये आ गया किसके बराबर, ये आ गई इक्वेशन 3 के बराबर। सो अभी हमको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, दो अननोन है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, और दो अननोन है ए और बी, हमको ए और बी की ही वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बचपन में सीखा था, उसी तरीके से इसको साइमल्टेनियसली बचपन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर ए और बी की वैल्यू निकालें तो ए बेसिकली किसके बराबर है, ए बेसिकली बराबर है बी वाई एक्स के। सो यहाँ से अगर अपन ए निकालेंगे, बी वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सो ये बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई -0.323। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यही वैल्यू आएगी बी वाई एक्स की। जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर भी है, और जो CISC बोर्ड में कैलकुलेटर दिया जाता है उसमें आप दो इक्वेशंस दो अननोन्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं तो नीचे कमेंट करके डालिएगा, एक कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा वीडियो डाल दूंगा। प्लस आई नो आपके बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो बताइए मैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कराऊं, PYQs कराऊं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊं, या चैप्टर समझाऊं फिर क्वेश्चंस कराऊं, जो चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, सब कुछ करेंगे, सब कुछ आपके प्यार में आपकी मोहब्बत में करने वाले हैं। सो यहां से बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, हमको बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है और बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने का कोई लेथन नहीं है, निकालनी नहीं है, छोड़ो भाड़ में जाए। ठीक, अब हमको निकालना है बी एक्स वाई। सो बी एक्स वाई मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई हमको निकालना है। सो ये एक्स ऑन वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस सी, या एम वाई प्लस सी एक ही बात है। ठीक, समीशन लेते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई प्लस एन सी। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 30, सिग्मा वाई की वैल्यू है 42, सो 42m, एन की वैल्यू है 6, तो ये 6c, इसको हमने बना लिया है इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को जब हमने बना लिया है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया x इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस सी, सिग्मा लिया, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई प्लस एन सी, 30 इज इक्वल्स टू 42m प्लस 6c, इसको हमने ले लिया एज इक्वेशन 1। फिर क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करें। देखो x वाले को y से मल्टीप्लाई करना है, y वाले को x से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर y से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, ओ माई गॉड, माई बैड। ओके चलो ब्लैक से ही लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, देखिए क्या कह रहा है। सो ये कह रहा है कि x ऑन y निकालना है, बी एक्स ऑन वाई, सो x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, राइट। यही m जो है ये बी एक्स वाई के बराबर है। सो हमने अगर सिग्मा ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू एम सिग्मा वाई प्लस एन सी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा x की वैल्यू हो गई 30, सिग्मा y की वैल्यू हो गई 42m प्लस n की वैल्यू हो गई 6, तो ये 6c, ये हो गई इक्वेशन लेट्स से 4।
फिर इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर y से मल्टीप्लाई करके समीशन लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू m सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट है बाहर लिया सिग्मा y, ठीक है, क्योंकि y से मल्टीप्लाई किया सिग्मा y। अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं विच इज इक्वल्स टू 199 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 318 m प्लस सिग्मा y की वैल्यू है 42c, राइट। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m विच इज bxy। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो bxy की वैल्यू क्या आएगी -0.458 -0.458 सॉरी, ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई bxy की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y एंड y ऑन x, ठीक। ये दोनों चीजें हमने यहाँ से निकाल ली बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड रो एक्स वाई। ये रो एक्स वाई क्या होता है, रो एक्स वाई मतलब आर और निकाल दो भाई, आर की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रो एक्स वाई ये किसके बराबर होता है, सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। हमको पता है आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स के। सो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई की वैल्यू है -0.458 इंटू -0.323 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। आर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सो आर को अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.384। सबके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, रूट निकाल लेना, 0.384 आ गया। अब गलती होने के चांस यहां पे क्या है, गलती होने के चांस यहां पे ये है कि आपने बी वाई एक्स निकाला नेगेटिव आया, बी एक्स वाई निकाला नेगेटिव आया, आर आपका पॉजिटिव आया नहीं, आर पॉजिटिव नहीं आएगा। आर के सामने जरूर से नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का साइन हमेशा सेम रहता है। तो यहां पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए ये गलती यहां पे नहीं करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ आई वांट टू मेक श्योर दैट आपको ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करो, कोशिश करो बिना देखे। अगर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा देख लो और फिर सॉल्व करो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड काइंडली डू इट योरसेल्फ। जो समझा है उसी से कर लो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर एक बार में नहीं होगा दूसरी बार में कर लेना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए, अगर आपको यही क्वेश्चन विदाउट एनीथिंग समझे हुए लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके लगाना है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। फॉर्मूला भी मैं ही रटवा दूंगा आपको, कैसे रटने हैं फॉर्मूले, सो समझिए। सो बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, कैसे रटना है, कैसे याद करना है, तो देखिए। सो बी वाई एक्स दिया है, अगर वाई एक्स दिया है तो सबसे पहले क्या करो, लिख दो सिग्मा वाई एक्स। अब सिग्मा वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो तो एक ही बात है, तो इसको एक्स वाई लिख लेते हैं, थोड़ा ऑर्डर से लिख लेते हैं। माइनस का साइन लगाना है, 1/n करना है, दोनों का सम अलग अलग कर देना है। सो सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स अपॉन, अब यहां पे जो ये बाद में आ रहा है, जो पहले आया उसको सर पे बैठाना है, जो बाद में आया उसको नीचे ले जाना है। सो ये जो बाद में एक्स आया इसका स्क्वायर कर दीजिए सिग्मा के स्क्वायर, -1/n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया। जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी वो सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर देंगे, कैलकुलेटर का यूज करके आप वैल्यू निकालेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का सेम यही फॉर्मूला है। एक्स वाई आ रहा है, ऊपर सिग्मा ले लो एक्स वाई का, -1/n करो, इन दोनों को अलग अलग करो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन y नीचे आ रहा है तो सिग्मा वाई स्क्वायर -1 सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो जो बाद में आ रहा है उसको नीचे ले जाओ, जो पहले आ रहा है उसको सर पे चढ़ाओ। ये वैल्यूज आप यहां पे रख दोगे जो क्वेश्चन में दी थी, उसके बाद आप निकालोगे आंसर, यहां से भी सेम टू सेम आने वाला है, ठीक। तो अगर ये तरीका, ये अगर आप याद कर लेते हो तो और कम टाइम लगेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगेन ये रटने वाला तरीका है, वो समझने वाला तरीका था, दोनों में से। अब रटने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो रटने में अच्छे होते हैं, जिनको याद अच्छे से हो जाता है वो ये लगा ले, जो समझने वाले होते हैं जिनको समझ में आता है रट नहीं पाते वो वाला लगा ले। दोनों के लिए ही ऑप्शंस दिए हैं। अब सिमिलरली जब हमने बी एक्स वाई निकाल लिया तो ये वाला जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रो एक्स वाई विच इज कोफिशिएंट कोरिलेशन।
सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर्स एक्स वाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन। कुछ रिजल्ट दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। कह रहा है फाइंड टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, एस्टिमेट y व्हेन x इज 8, एस्टिमेट x व्हेन y इज 12। सो टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमको निकालनी है, यानी y ऑन x एंड x ऑन y। अब इसको अगेन दोनों तरीके से किया जा सकता है, y ऑन x ऑन y। तो मैं पहले आपको लंबा वाला मेथड बता देता हूं, समझने वाला मेथड, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाला मेथड भी बता दूंगा। तो हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, जिससे अच्छा लगे उससे सॉल्व करो, ठीक। तो अगर आपको टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है तो टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन कौन कौन सी हो गई? सो पहली तो हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये वाली इक्वेशन हमने निकाली। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा सिग्मा y इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस एन बी। ये हो गई, ये हमारी नहीं हुई, अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो सिग्मा y की वैल्यू दी है 25 इज इक्वल्स टू सिग्मा x की वैल्यू दी है 15a प्लस n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर x y द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन x स्क्वायर y स्क्वायर x y इज इक्वल्स टू 83। फाइंड टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ओके, हमको n की वैल्यू नहीं दी है फॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर्स x y। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि n की वैल्यू ना दी हो। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटेड है, एक बार देख लेते हैं। फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर, सो दिया है फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर। सो क्वेश्चन में दिया है 5 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, n की वैल्यू दी है 5 के बराबर, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर दी है, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। सो यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये हो गया 5b के बराबर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी को हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई करके समीशन ले लेना है, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स सिग्मा x, राइट। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। सो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी है हमको 83 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 55a प्लस b सिग्मा x की वैल्यू 15b, राइट। सो 15b हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a किसके बराबर है, by(x) के। सो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें विच इज by(x), तो इसकी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमको मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 0.8 के बराबर, 0.8, ठीक। भाई दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आई होप सबको आता ही होगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हमको निकालना है bxy, सो bxy को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन मान ली x इज इक्वल्स टू my प्लस c, राइट। सिग्मा अगर ले लेंगे, समीशन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल्स टू m सिग्मा y प्लस एन सी। सिग्मा x की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 25m प्लस 5c, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, ठीक। फिर उसको हमने y से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा लिया, सो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू m सिग्मा y स्क्वायर प्लस c सिग्मा y। वैल्यू रखी, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 83, सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू 135m प्लस सिग्मा y की वैल्यू 25c, ठीक। ये हो गई 4 के बराबर। कुछ भी नहीं करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन को, दोनों को लिख लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 25c कट जाएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक। सो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m किसके बराबर है, bxy के बराबर है। सो bxy अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 0.8 के बराबर, ये भी आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.8। सो byx निकाल लिया, bxy निकाल लिया, दोनों ही 0.8 के बराबर आ गए, दोनों पॉजिटिव, मतलब r भी पॉजिटिव ही होगा, कोई बात नहीं। निकालना क्या है हमको, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। अब टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होती हैं, सो टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती है, एक होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू by(x), x माइनस एक्स बार, और एक होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू bxy, y माइनस वाई बार। ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती है। अब इसमें x बार y बार हमको पता होना चाहिए। x बार y बार मतलब क्या है,
x का मीन, y का मीन, x का समीशन दिया है, सो x बार किसके बराबर हो जाएगा, समीशन x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन x दिया है 15 के बराबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 के बराबर, सो x बार की वैल्यू आ गई 3, y बार भी यही हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y दिया है 25 के बराबर, सो 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5, सो ये y बार की वैल्यू आ गई। सो 2 रिग्रेशन लाइंस निकालनी थी, सो पहली रिग्रेशन लाइन आ जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.8 x माइनस 3, ये आ गई पहली इक्वेशन y ऑन x की। फिर अगर x ऑन y निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x बार इज इक्वल्स टू 0.8 y माइनस y बार, ये आ गई इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सो ये दोनों जो आंसर आ रहे हैं ये किसके आ रहे हैं, पार्ट ए का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 8 है। सो y डिपेंडेंट ऑन x, तो y डिपेंडेंट ऑन x ये है, कह रहा है y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 8 यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, 5 इंटू 0.8, 8 5 40 यानी 4, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9 के बराबर, जब x की वैल्यू कितनी है 8 के बराबर। तो क्या किया हमने x इज इक्वल्स टू 8 यहाँ रखा। दूसरे में क्या कह रहा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 12, अब जब y 12 है तो x की वैल्यू निकालो, तो x ऑन y में y की जगह 12 रखेंगे, अगर y की जगह 12 रख दें यहाँ पे, सो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 7 8 जा 56 यानी 5.6, 3 उधर भेज दो, सो 3 प्लस 5.6 कितना हो गया 5 3 8, 8.6, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8.6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8.6। सो इस तरीके से हमने दोनों ही क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को आराम से हलवा तरीके से सॉल्व कर लिया। अब अगेन अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना है तो कैसे करेंगे सर, भाई बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करें तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं सर, आता है हमको लगाना, कैसे करेंगे भाई, सो बी वाई एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स बाद में आ रहा है तो इसको नीचे ले जाओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी थी, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी थी 83 के बराबर, सो 83 माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू 5 के बराबर थी, सिग्मा एक्स किसके बराबर 15, सिग्मा वाई 25 के बराबर, सो 15 इंटू 25 टोटल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 के बराबर, सो 55 माइनस 1 अपॉन 5 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना था 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ अगर हमने रख दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से भी अगर हम इसको सॉल्व करें तो किसके बराबर आ रहा है 0.8 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली अगर हमको निकालना है बी एक्स वाई, सो बी एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब वाई बाद में आ रहा है तो वाई को नीचे ले जाओ, y को नीचे ले जाओगे ये हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज फिर से यहाँ पुट कर दो, ऊपर तो वही सेम आएगा, नीचे बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर फिर से कितना आ जाएगा 0.8। सो बी एक्स वाई पता चल गया, बी वाई एक्स पता चल गया। अब इक्वेशन y माइनस वाई बार वही जो पहले वहाँ पे किया था इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और दूसरी इक्वेशन x माइनस एक्स बार एक्स ऑन y इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। भाई बहुत आसान है, चिंटू है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भाई, पूरा चैप्टर ही ऐसा है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, दोनों तरीके में से जो तरीका अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगली बार बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर डालिए और बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये है इसका आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ रिग्रेशन इक्वेशन x on y is given by mx minus y plus 10 equals to 0 and equation y on x is given by minus 2x plus 5y is equals to 14,
फाइंड m if coefficient of correlation between x and y is 1 by root 10. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, क्या दिया है क्वेश्चन में हमको 1 by root 10. सो हमको 1 by root 10 दिया है, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस r की वैल्यू दी है. अब कह रहा है द इक्वेशन x ऑन y. सो x ऑन y मतलब x एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ. सो अगर x एक तरफ कर ले तो ये हो गया mx इज इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा प्लस y माइनस 10. तो हमने क्या किया, 10 को राइट साइड भेजा, माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया. x एक तरफ बाकी दुनिया एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम वाई माइनस 10 अपॉन एम. ये हो गया क्या, इक्वेशन x ऑन y हमने निकाल लिया. ठीक है. दूसरा दिया है इक्वेशन y ऑन x. सो y ऑन x इज गिवन बाय, क्या दिया है y ऑन x. सो y ऑन x में दिया है माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 14. सो y ऑन x के लिए हम क्या करेंगे, y को एक तरफ लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं. सो ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 14. सो y की वैल्यू हो गई 2 बाय 5x प्लस 14 बाय 5. अब ये 2 बाय 5 क्या है, ये 2 बाय 5 एक्चुअली में है बी वाई एक्स की वैल्यू, क्योंकि y ऑन x में जो स्लोप होता है वो बी वाई एक्स होता है. और यहाँ पे ये जो एम वाई 1 बाई एन एम है, ये क्या है, ये है बी एक्स वाई की वैल्यू. अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि r की वैल्यू 1 बाई रूट 10 दी हुई है. सो हमको पता क्या है, हमको पता है कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है. बस यही वाला यहाँ पे रिलेशन यूज करना है और इसको सॉल्व करना है. सो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई एम इंटू बी वाई एक्स की वैल्यू हो गई 2 बाई 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1 बाई 10. सो 5 से कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया. सो m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 4. हमसे m की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था फाइंड m, तो m निकालने के लिए कह रहा था, m आ गया. अब इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है. बस डायरेक्टली हमने x ऑन y निकाला, y ऑन x निकाला, उससे बी वाई एक्स बी एक्स वाई मिल गया, प्रोडक्ट की आर स्क्वायर के बराबर रख दिया, m की वैल्यू निकाल ली. अगेन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए. Given two regression lines 4x plus 3y plus 7 is equals to 0, 3x plus 4y plus 8 is equals to 0. Find line y on x and x on y. अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होती है कि कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी लाइन x ऑन y है, ये समझ में नहीं आता. इसको समझने के लिए एक हिंट है और ये हिंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने दोस्तों दुश्मनों सबको बता दीजिए. बहुत ही अच्छा हिंट है, इससे सबको पता चल जाएगा. सो y ऑन x वाली लाइन वो होगी जिसमें कोफिशिएंट ऑफ y इज ग्रेटर दैन दी कोफिशिएंट ऑफ x. और x ऑन y वाली लाइन वो होगी जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x इज ग्रेटर दैन कोफिशिएंट ऑफ y. भाई ये हिंट है, बस ये हर क्वेश्चन के लिए हिंट है. अगर ये आप करोगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा. आपका स्कूल का टीचर शायद आपको ना बताए, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया. नीचे कमेंट करके बताना स्कूल के टीचर ने बताया कि नहीं बताया, राइट. अगर उसने मुझसे पढ़ा होगा तो बताएगा. लाइंस ऑफ y ऑन x. सो y ऑन x के लिए क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट जिसमें ज्यादा है. अब देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 3 है. सो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे ज्यादा है, तो ये जो लाइन हो गई, ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई y ऑन x. और यहाँ पे x का कोफिशिएंट बड़ा है, y का कोफिशिएंट छोटा है, ये हो गई x ऑन y. लेकिन ये तो हमने हिंट से निकाला. सर निकालेंगे कैसे, तो इसको देखो निकालने के लिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालो. सो हमने यहाँ पे मान लिया लेट the line y on x is given by 4y plus 3x plus 8 is equals to 0. अब y on x है अगर ये लाइन, तो y एक तरफ कर लेते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं. तो अगर y एक तरफ कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4x माइनस का 2. ठीक है, ये आ गई y ऑन x. अगर इस हिसाब से निकालें तो यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सो बी वाई एक्स की वैल्यू आ gई यहाँ से माइनस का 3/4 के बराबर. ठीक है, नेक्स्ट दूसरी लाइन ले लेते हैं. सो दूसरी लाइन है x ऑन y, तो हमने ले लिया लेट द लाइन x ऑन y इज गिवन बाय कौन सी है x ऑन y, 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0.
सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x ऑन y में x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/4y -7/4 ये आ जाएगा। ठीक, सो ये आ गई x ऑन y। अब इसमें ऐसे अगर हम bxy की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आ गया, -3/4 के बराबर, राइट। अब ये जो हमने एजम्पशन लिया है कि ये वाली लाइन y ऑन x है, ये वाली लाइन x ऑन y है, ये सही है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशनशिप दैट आर स्क्वायर शुड ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू 1। जो आर स्क्वायर है वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, और आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, सो आर स्क्वायर बराबर होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे, सो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अगर करेंगे तो ये हो गया -3/4 इंटू -3/4, तो ये हो गया 9/16 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो 9/16 जो है वो 1 से छोटा है, राइट। अगर ये 1 से छोटा है दैट मीन्स आर assumption was right, so our assumption was right। ठीक, तो आपने assumption बताया कि assumption हमने लिया, हमको पता है जिसका कोफिशिएंट बड़ा है वो है अपॉन दूसरा, लेकिन हमने उल्लू बनाया, टीचर को उल्लू बनाना है, नंबर लेके आने हैं। सो हमने अजम्पशन किया था, भाई हमारा अजम्पशन सही हो गया। अब क्या बताएं, हमारा अजम्पशन ही ऐसा है कि जिस पे हम हाथ रख देते हैं सोना हो जाता है। जिस लाइन को हम एक्स ऑन वाई बोल देते हैं वो एक्स ऑन वाई हो जाती है, जिस लाइन को हम वाई ऑन एक्स बोल देते हैं वो वाई ऑन एक्स हो जाती है, जिस लड़की पे हाथ रखूँ वो मेरी। तो ये वाली बात हो रही है भाई इस वाले चैप्टर में, ठीक है। सो यहाँ से हमने इस तरीके से निकाल लिया, बी वाई एक्स हो गया, बी एक्स वाई आ गया। अब क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू निकालनी है, तो भाई आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट इन दोनों के। इन दोनों का अगर अंडर रूट ले लिया, अब देखो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं तो आर भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों का अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -3/4। भाई 9/16 का अंडर रूट क्या होता है, 3/4। सो माइनस का 3/4, ये 3 लिखा है मैंने, मेरी राइटिंग खूबसूरत है मेरे चेहरे की तरह, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। -3/4 के बराबर आ गई आर की वैल्यू, ठीक है। सो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी पीजी है। 5 नंबर हलवा है यहाँ पे भाई, बोर्ड के हिसाब से तो 5 नंबर हलवा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको कर डालिए और मजा आएगा। तो भाई इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट से ही मजा आता है पढ़ाने में, मेहनत करने का मन करता है, ठीक। तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए भाई, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस आर x plus 2y minus 5 is equals to 0 and 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। वेरिएंस ऑफ x is 12। वेरिएंस ऑफ x का मतलब है सिग्मा x स्क्वायर या सिग्मा x का स्क्वायर, ये 12 के बराबर है, यही वेरिएंस होता है। अगर वेरिएंस 12 के बराबर है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, बस वेरिएंस दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता तो वेरिएंस लिख लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा है फाइंड वेरिएंस ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा y स्क्वायर निकालना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r निकालना है। तो जो जो निकालना है ना भाई वो पता होना चाहिए जिंदगी में कि क्या चीज फाइंड आउट करनी है। नाउ अब दोनों इक्वेशंस में से हमको अगेन ये नहीं पता कि भाई x ऑन y कौन सी वाली है, y ऑन x कौन सी वाली है, तो क्या कर रहा है भाई, फिर से एजम्पशन लेते हैं। अब हमारा एजम्पशन जिस पे हाथ रखेंगे वो सोना हो जाएगा। सो यहाँ पे भाई ये वाली जो लाइन है ये y ऑन x है, और ये वाली जो लाइन है ये, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो दोनों ही बड़े बड़े हो गए, ये भी y बड़ा है x से, ये भी y बड़ा है x से। ओके, अब यहाँ पे हुआ मजेदारी वाली बात। वहां पे तो हमने डायरेक्टली बता दिया भाई जिसका कोफिशिएंट बड़ा वो लाइन उस पे बड़ी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं। सो लेट अस टेक द फर्स्ट लाइन टू बी, लेट x plus 2y minus 5 is the line y on x। तो अगर ये y on x है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो ये आ जाएगा 2y is equals to minus x plus 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2x plus 5/2। मतलब ये जो -1/2 है ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई by(x) की, विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। ठीक है भाई। सो दूसरी लाइन जो हो जाएगी वो हम लोग ले लेते हैं x ऑन y, लेट द लाइन, लेट 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 8, -8 को इधर ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। बी द लाइन x ऑन y, सो x ऑन y है ये।
अगर इसको x ऑन y कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 8। सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2y प्लस 4, 8/2 इज 4। ठीक, सो x की वैल्यू यहाँ पे x ऑन y, तो ये bxy की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2। ठीक, अब ये जो हमने एजम्पशन लिया, ये सही लिया गलत लिया, ये कैसे पता चलेगा? सो हमको पता है आर स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो हमको पता है bxy इंटू byx शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा लिया है तो एजम्पशन सही है, वरना एजम्पशन गलत है। ये हो जाएगी x ऑन y, ये हो जाएगी y ऑन x। ठीक, चलो करके देख लेते हैं। सो माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 3/4 के बराबर। 3/4 के बराबर बिल्कुल सही, और 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 है। सो आर assumption was right, तो हमारा एजम्पशन करेक्ट था भाई, बिल्कुल सही था, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एजम्पशन बिल्कुल सही था। अब हमसे क्या निकालने की बात कह रहा है? अब हमसे निकालने की बात कह रहा है वेरिएंस ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r। r की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो r की वैल्यू किसके बराबर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर, आर स्क्वायर bxy इंटू byx। ठीक, सो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट 3/4 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ गया √3/2। अब देखिए ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो r की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल ली, माइनस √3/2 आ गई। ठीक, तो यानी सेकंड पार्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमको वेरिएंस ऑफ y निकालना है। अब वेरिएंस ऑफ y कैसे निकाल सकते हैं भाई? सो वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए byx बराबर होता है r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। भाई ये भी फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, पढ़ाया था कि जो पहले आ रहा है वो ऊपर जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये r इंटू सिग्मा y बाई सिग्मा x। byx की वैल्यू कितनी है, byx की वैल्यू है माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू r की वैल्यू है माइनस √3/2 इंटू सिग्मा y हमको निकालना है सिग्मा x किसके बराबर है? सो सिग्मा स्क्वायर x था 12 के बराबर, ये हो गया √12। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, सो √12/√3 यानी √4 यानी 2, यानी सिग्मा y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। सो सिग्मा स्क्वायर y किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया 4 के बराबर। सो वेरिएंस ऑफ y जो हमको निकालना था वो किसके बराबर आ गया, वेरिएंस ऑफ y बराबर आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करो वेरिएंस आ जाता है, तो इसका स्क्वायर किया 4 के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y। अगेन आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यही है भाई, और कुछ है ही नहीं इन सारे क्वेश्चंस में। तो अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए भाई, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.66। कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब r की वैल्यू दी है 0.66। कह रहा है फाइंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब bxy byx, टू रिग्रेशन इक्वेशंस मतलब y माइनस y बार byx, x माइनस x बार x bxy, y माइनस y बार। वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। am मतलब अरिथमेटिक मीन, sd मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जो क्वेश्चन में दिया है वो पहले एक बार लिख लेते हैं। सो अरिथमेटिक मीन मतलब x बार किसके बराबर दिया है 36, सिग्मा x किसके बराबर दिया है 11, y बार दिया है 85 के बराबर, सिग्मा y किसके बराबर दिया है 8 के बराबर। हमसे कह रहा है r की वैल्यू दी है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट byx किसके बराबर होता है। सो दिस इज r इंटू जो ऊपर जो पहले आया वो ऊपर जाएगा, जो बाद में आया वो नीचे जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू 0.66 इंटू सिग्मा y कितना दिया है 8 के बराबर, सिग्मा x कितना दिया है 11 के बराबर। सो 11 से काटा 0.6, 6 8 ज़ा 48, सो ये आ गया 4.8 के बराबर। सो byx की वैल्यू आ गई 6 8 ज़ा 48 और 0.48 आएगा, हाँ 0.06 आएगा यहाँ पे 0.06 और यहाँ पे आ जाएगा 0.48। सिमिलरली bxy अगर निकालें तो ये बराबर r इंटू पहले आया x ऊपर फिर y नीचे,
दिस इज इक्वल्स टू 0.66 इंटू 11/8 विच इज इक्वल्स टू, अब 11/8 आ जाएगा। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा वाई की वैल्यू है 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। भाई कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, तुम लोग के पास भी कैलकुलेटर है, यूज कर सकते हो। ओके, सो 0.66 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 0.9075, 0.9075। सो ये आ गई बी एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। टू रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो, निकाल लिए। कह रहा है टू रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल लो। सो रिग्रेशन इक्वेशंस, पहली इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब देखो इसको भी याद करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर y माइनस वाई बार पहले आ रहा है, x माइनस एक्स बार बाद में आ रहा है, तो बी वाई एक्स हो जाएगा। अगर x माइनस एक्स बार पहले आ रहा है, y माइनस वाई बार बाद में आ रहा है, तो बी एक्स वाई हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस वैल्यू रखनी है। तो पहली लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है? 85 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है? बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.48 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 36। सो ये आ गई पहली लाइन ऑफ इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके बात एक ही है। x माइनस एक्स बार की वैल्यू हो गई 36 इज इक्वल्स टू 0.9075 इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है 85। ये दोनों आ गई इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। अब हमसे क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 10 है, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x वाली इक्वेशन में रखना, तभी सही आंसर आएगा। x इज डिपेंडेंट ऑन y पे रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। तो x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली y इज डिपेंडेंट ऑन x, यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखो। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी? आ जाएगी y माइनस 85 इज इक्वल्स टू 0.48 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 10, 10 माइनस 36, तो ये हो गया माइनस का 26। सो y इज इक्वल्स टू 85 माइनस, अब 0.48 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, 26 इंटू 0.48, ये आ गया 12.48। ओके, सो माइनस 12.48 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया 72.52। सो द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 10 इज नथिंग बट 72.52। इसी तरीके से निकालने भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, चिंटू क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं। फिर से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर दिस एंड दिस कैलकुलेट एक्स बार वाई बार। सो एक्स बार वाई बार क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ये कैसे निकालेंगे? सो इसको निकालने के लिए हम 10th में पढ़ चुके हैं भाई, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट वहां करती हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालना इज एक्स बार वाई बार। ये तो बहुत आसान आ जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7। फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7 का मतलब हो गया हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y की इक्वेशन निकालने के लिए हमको x बार y बार पता होना चाहिए, वो हम लोग निकाल लेंगे। bxy पता होना चाहिए, वो भी हम लोग शायद निकाल ही लेंगे क्योंकि जब हमको इक्वेशन मिल जाएगी। चलो करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 20y प्लस 4 3 12, 4 3 12, 132 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी 20x माइनस 9y माइनस 107 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक, सो 20x से 20x कट गया, माइनस 20 प्लस 9, तो ये हो गया माइनस 11y, माइनस का 11y, और यहाँ पे हो गया प्लस का 7 और 2 9, 239। ये प्लस प्लस 239 हो गया। इस प्लस 239 को राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस 239 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 239 अपॉन 11। सो 11
2 times 22, 19. So 11, 1 times is 19. 239 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, कैलकुलेटर है हमारे पास, खुल जाओ कैलकुलेटर। 239 डिवाइडेड बाई 11, सो 21.727, तो इसको 7.73 लिख लेते हैं, ठीक, राउंड ऑफ कर लिया, 21.73। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये एक्चुअली में y नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, ये y बार है। सो ये हमने निकाल लिया y बार। अब सिमिलरली हम x बार भी निकाल सकते हैं। अब x बार कैसे निकाल सकते हैं, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y ओवर हेयर। सो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 33। सो 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 21.7 इंटू, इसको कर ले 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 108.63 माइनस 33 कर दें इसमें से, तो ये आ गया 75.6363। ओके, 75.6363 इस तरीके से आ रहा है। सो x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 4 कर दें 18.9090 यानी 18.91। ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली किसकी, x बार की। सो कुछ भी नहीं किया है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि कोफिशिएंट ऑफ x बराबर हो जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, y बार की वैल्यू आ गई, x बार की वैल्यू आ गई, हमको पहली चीज मिल गई। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड x बार y बार निकाल लिया, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7। अब फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7 के लिए हमको निकालनी है इक्वेशन x ऑन y। सो x ऑन y कौन सी होगी, जहां पे x बड़ा y छोटा, ये x ऑन y है पहली वाली इक्वेशन। सो लेट 20x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 107 बी x ऑन y। अगर ये x ऑन y है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 9y प्लस 107 बाई 20। सो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई बी एक्स वाई की। ठीक, दूसरी वाली लाइन ले लेते हैं, लेट 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 33b y ऑन x। अगर ये y ऑन x है तो यहाँ पे हो जाएगा, इस 5y को उधर भेजिए, सो 5y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 33। सो y की वैल्यू आ जाएगी 4/5x प्लस 33/5। सो ये जो 4/5x है यही by(x) के बराबर है 4/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। सो by(x) इंटू bxy किसके बराबर आ गया, 9/20 इंटू 4/5। सो 4 से गया 5 आ गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 9/25। सो ये आ गया 9/25। अब 9/25 देखिए तो अगेन लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब आर अजम्पशन इज करेक्ट, जो हमने माना है सही माना है। सो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन निकालनी है x की वैल्यू जब y दिया। तो x ऑन y वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी x ऑन y वाली। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 रख लेते हैं। तो अगर यहाँ y की वैल्यू 7 रखे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सो पुट y इज इक्वल्स टू 7। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 9 ज़ा 63/20 प्लस 107/20। सो x इज इक्वल्स टू 107 और 63 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 60 170/20। सो 0 से 0 गया, ये आ गया 8.5। सो x की वैल्यू आएगी 8.5 व्हेन y की वैल्यू 7 के बराबर दी है। सो यहाँ पे हमने x ऑन y निकाल लिया। कह रहा है फाइंड वेरिएंस ऑफ y व्हेन सिग्मा x इज इक्वल्स टू 3। वेरिएंस ऑफ y का मतलब क्या है, हमको निकालना है सिग्मा स्क्वायर y, ये निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर y निकालने के लिए सिग्मा y निकाल लें। सिग्मा y कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको पता है by(x) इज इक्वल्स टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, ओके। अब r की वैल्यू हमको नहीं पता है, पर हमको क्या पता है bxy इंटू by(x) 9/25 है, ये किसके बराबर होता है, r स्क्वायर के बराबर। सो दिस इज r स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 3/5। तो r की वैल्यू 3/5। सो by(x) की वैल्यू कितनी थी, by(x) की वैल्यू थी 4/5। 4/5 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू सिग्मा y। हमको निकालना है सिग्मा x की वैल्यू 3 के बराबर दी है। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, सिग्मा y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर।
यानी दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 4. हमको निकालना है वेरिएंस ऑफ y. सो वेरिएंस ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर आ गया. ठीक है. सो भाई आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं. बस वही कुछ चुनिंदा फॉर्मूले हैं 4-5, वो इधर से घुमा के उधर से घुमा के पूछते रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई. सब वही है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए भाई, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, मतलब y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई माइनस वाई बार. ये निकालना है जब x और y की ये वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, कह रहा है फाइंड y फॉर x इज इक्वल्स टू 2.5. मतलब इक्वेशंस निकालनी है, दोनों इक्वेशंस y ऑन x, x ऑन y. उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? x बार पता होना चाहिए, y बार पता होना चाहिए, b y x पता होना चाहिए, b x y पता होना चाहिए. अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे करेंगे. एक क्वेश्चन ऐसे भी करके देख लेते हैं. सो इसके लिए हमने क्या किया देखिए, इसके लिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं. ठीक, इस टेबल में हमने एक जगह लिखना है x, एक जगह लिखना है y, एक जगह लिख लेते हैं एक्स वाई, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स वाई भी यूज होता है. सिग्मा x सिग्मा y यूज होता है, सिग्मा x स्क्वायर भी यूज होता है तो x स्क्वायर लिख लेते हैं, सिग्मा y स्क्वायर भी यूज होता है तो y स्क्वायर लिख लेते हैं. सो जो जो यूज होता है वो निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है. सो ये पहली चीज जो है वो x है, दूसरी चीज y है. तो ये हो गया 3 6 4 5, ऐसे लाइन बना लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, फिर 5 4, फिर 6 3, फिर 7 2. यही दीज है वैल्यू सारी. कितनी वैल्यू दी है? 1 2 3 4 5. यानी n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? सो n की वैल्यू हो गई 5. n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने वैल्यूज दिए? 5 वैल्यूज दी हैं. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको ऐड कर लिया जाए. अब अगर इन सबको ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो गया 6 4 10, 5 3 8 18, 18 और 7 25. सो सिग्मा एक्स हो गया 25 के बराबर. इनको ऐड कर लिया जाए 6 4 10, 5 3 8 18, 18 और 2 20. तो सिग्मा वाई हो गया 20 के बराबर. एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 6 3 आर 18, 5 4 आर 20, 5 4 आर 20, 18 14. इन सबको ऐड कर लिया जाए. 20 20 40, 40 और 10 50 और एक 58, 58 58 और 4 62, 62 और 10 72, 72 और 8 80 और 90. तो ये किसके बराबर हो गया? 90. सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर लें तो ये हो गया 9 16 25 36 49. इन सबको ऐड कर लें. सो 9 और 16 हो गया 25, 25 25 50, 50 और 50 100, 100 में एक कम 99, 99 में 30, 100 में 30 ऐड करेंगे. सो 100 में 30 ऐड करेंगे 130, 130 और 5 135, 135. ये हो गया. ठीक है, वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं. सो वाई का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36, 25 16 9 4. ठीक है, सो 16 और 4 20, 20 और 25 45, 45 और 9 45 प्लस 10 इज 55, 55 यानी 54, 54 और 36. 54 में 6 ऐड किया, 54 में 60, 60 और 30 90. सो ये 90 के बराबर आ गया. ठीक, अब हम निकालना है क्या? y फॉर x इज इक्वल टू 2.5. लाइन्स ऑफ रिग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले बी वाई एक्स निकाल लेते हैं. सो फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ. बी वाई एक्स हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा जो बाद में आया उसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. अब यहाँ अगर वैल्यू रख लें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई. सो सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का समीशन. ये हो गया 90 माइनस 1/5 इंटू सिग्मा एक्स 25 इंटू 20 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 135 माइनस 1/5 इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. सिग्मा एक्स हो गया 25, 25 का होल स्क्वायर 625. ठीक, इसको अगर सॉल्व किया जाए 5 से कैंसिल करें, 5 टाइम्स 5 2 आर 10, 100. 90 माइनस 100 कितना हो जाएगा? माइनस का 10. सो ऊपर आ गया माइनस का 10, नीचे आ गया 5 से कैंसिल करेंगे 5 125 टाइम्स आ जाएगा. सो 135 में से 125 गया, ये भी आ जाएगा माइनस का 10. सो कैंसिल होके कितना आ गया? 1.
सो बी वाई एक्स आ गया 1 के बराबर, फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली। सिमिलरली बी एक्स वाई भी निकाल सकते हैं। सो बी एक्स वाई अगर निकालेंगे तो बी एक्स वाई कितना आ जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला, ऊपर वाली तो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो ऊपर वाला तो -10 हो गया, नीचे जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसकी जगह सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो सिग्मा वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 90 के बराबर, -1/5 इंटू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई 20 का होल स्क्वायर 400, 5 से कैंसिल किया, 80 90 -80 10, ये आ गया कितना, -10/10 यानी -1। सो बी एक्स वाई किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक चीज़ आ रही है पॉजिटिव और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई गलती ज़रूर की है जिसकी वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। चलो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो वैल्यूज़ हमने डाली हैं यहाँ पे ये सही डाली हैं कि नहीं डाली हैं। ओके, सो सिग्मा एक्स आ गया 25 के बराबर, 20 के बराबर, 135 के बराबर और 90 के बराबर, मतलब सारी वैल्यूज़ हमने बिल्कुल सही डाली हैं। ओके, सो बी वाई एक्स में 90 -100 करेंगे तो, और यहाँ 125 आया था, अच्छा हाँ ठीक है, नीचे -10 नहीं आया था, नीचे +10 आया था, तो यहाँ से -1 आ रहा है और यहाँ से भी -1 आ रहा है। ठीक है, अब सही है। ठीक, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक थी। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है भाई, अब हमको निकालना है x बार y बार, तो जिससे हमारी इक्वेशंस दोनों आ जाएंगी, लाइन की इक्वेशन। तो x बार y बार भी निकाल लेते हैं। सो x बार किसके बराबर, ये बराबर सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x है 25 के बराबर, 25/5 दैट इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली y बार आ गया सिग्मा y अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू 20/5 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू -1 x माइनस एक्स बार। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू -1 y माइनस वाई बार। ये दोनों इक्वेशन आ गई, y ऑन x ऑन y। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड y फॉर x इज इक्वल्स टू 2.5। तो y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2.5 दी है, तो y ऑन x पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ x की जगह 2.5 रखें। सो अगर x की जगह 2.5 रखें, 2.5 -5 -2.5 माइनस प्लस 2.5 और 6.25। सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या, 6.25। कैसे निकाला भाई, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे x की जगह हमने 2.5 रख देना है और y की वैल्यू निकाल देनी है बस। ठीक, सो 4 + 2.5 ये आ जाएगी 6.5, सॉरी 6.25 नहीं 6.5 6.5। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट भाई, 2 कौड़ी के क्वेश्चन। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकालना था तो भी आप कर सकते थे। पहले आप y इज इक्वल्स टू mx ax प्लस b ले लेते और x इज इक्वल्स टू my प्लस c ले लेते, तो भी निकाल लेते, तो भी हो जाता। डायरेक्ट ऐसे करना है, डायरेक्ट ऐसे कर लो तो भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज वॉच दिस वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, नोट कर लो एक बार इसको। चलिए let's now move on to the next question. Now, what is the next question saying? The next question says the data for marks in physics and history obtained by 10 students are given below. Find the line of regression in which physics is taken as an independent variable. A candidate has scored 10 marks in physics but was absent for the history test. Estimate his probable score for the later test. मतलब हिस्ट्री के नंबर निकालने हैं अगर फिजिक्स के मार्क्स पता है तो। अब देखिए फिजिक्स के मार्क्स हमको दिए हैं और हिस्ट्री के मार्क्स हमको दिए हैं, बस इतना ही दिया था, बाकी मैंने सब लिख लिख के निकाल लिया है ताकि कैलकुलेशन करने में बार बार आपको टाइम ना लगे, आपको समझने में भी झिकझिक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, उसको बोरिंग ना करते हुए काम जल्दी जल्दी कर दिया है। सो फिजिक्स के मार्क्स दिए हैं 15, हिस्ट्री में आए हैं 10, फिजिक्स में 12, हिस्ट्री में 25, फिजिक्स में 8, हिस्ट्री में 17, फिजिक्स में 8, हिस्ट्री में 11, फिजिक्स में 7, हिस्ट्री में 13, फिजिक्स में 7, हिस्ट्री 17, देन फिजिक्स 7, हिस्ट्री 20, फिजिक्स 6, हिस्ट्री 13, देन 5, 9 एंड 3, 15, ये सारे दिए थे। अब हमने फिजिक्स के जो मार्क्स थे उसको हमने x मान लिया है, मतलब x एक्सिस पे ले लिया है, और हिस्ट्री के जो मार्क्स है उसको हमने y मान लिया है, मतलब y एक्सिस पे ले लिया है। अब हमको फॉर्मूला पता है byx और bxy निकालना है। कह रहा फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन इन विच फिजिक्स इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब
फिजिक्स इंडिपेंडेंट है और हिस्ट्री डिपेंडेंट है। हिस्ट्री डिपेंडेंट है मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x का मतलब है हमको क्या निकालना है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये हमको निकालना है, राइट जहां पे y क्या है, मार्क्स हैं हिस्ट्री के, और x जो है वो मार्क्स हैं फिजिक्स के, और फिजिक्स के मार्क्स क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। बी वाई एक्स निकालने का मतलब क्या है, बी वाई एक्स निकालने का मतलब है कि बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा y अपॉन x नीचे आ रहा है, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा x का होल स्क्वायर, ये हमको निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब है x को इन सारे नंबर्स को जोड़ा तो जोड़ने पे आ गया 78, y वाले सारे मार्क्स को जोड़ा तो जोड़े पे आ गया 150। ठीक, x का स्क्वायर निकाला, सो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 8 64, 749, 749, 749, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, उसके बाद y का स्क्वायर किया, सो y का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, राइट। सो यहाँ पे इन सब का स्क्वायर कर लिया हमने, इस तरीके से इन सबको ऐड किया तो एक्स स्क्वायर जो आ गया हमारे पास वो 714 के बराबर आ गया। फिर y का स्क्वायर कर लेते हैं, तो y का 10 का स्क्वायर 100, 25 का 225, गलत, 25 का स्क्वायर होता है 625, ओके ये गलत कर दिया। सो 625, 17 का 289, 11 का 121, 13 169, 70 का 289, 20 का 400, 13 का 169 और 9 का 81, 15 का 225, इन सबको जरा ऐड कर लेते हैं। सो ऐड करके अब कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू देख लेते हैं जल्दी से। सो 100 प्लस 625 प्लस 289 प्लस 121 प्लस 169 प्लस 289 प्लस 400 प्लस 169 प्लस 81 प्लस 225, ये आ गया 2468, 2468, 2468। ठीक है, आगे एक्स वाई कर लेते हैं, तो 15 इंटू 10 150, 12 इंटू 25 300, 8 17 8 136, 8 इंटू 11 88, 7 इंटू 13 91, 13 6 सही है, 7 इंटू 17 7 7 49, 4 7 4 13 139 140 78 45 45। ठीक, ऐड किया इन सबको, सो 12 12 आ गया यहाँ से। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे जरा बी वाई एक्स का लगा देते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई 12 12 माइनस 1/10, सिग्मा एक्स हो गया 78 इंटू सिग्मा वाई हो गया 150, टोटल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया कितना, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 714, राइट। 714 माइनस 1/10 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 78 का स्क्वायर, सो 78 इंटू 78 करेंगे 6084। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 714। ठीक है, सो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा बी वाई एक्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो ये 10 से ये 150 वाला कट गया, ये आ जाएगा कितना, सो ये आ जाएगा 1212 माइनस 78, 78 इंटू 15 करेंगे तो 1170, 12 12 माइनस 12 12 माइनस 1170 अपॉन 714 माइनस 608.40, 608.4, तो ये हो गया 12 12 माइनस 1170, दैट इज़ 42 अपॉन 714 माइनस 608.4, तो ये हो गया 105.6, सो 42 डिवाइडेड बाय 105.6, तो ये आ गया 0.3977 यानी 0.40 मान लेते हैं।
तो ये 0.40 के बराबर आ गई किसकी वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू। अब जब बी वाई एक्स की वैल्यू 0.40 के बराबर आई है, सो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन इन विच फिजिक्स इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पे रखनी है। अब वाई बार अगर निकालेंगे सो वाई माइनस वाई बार कितना हो जाएगा, 150/10 यानी 15 इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स यानी 0.40, एक्स माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा 7.8 भाई 78 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 कर लोगे तो 7.8 आ गया। तो ये आ गया पहला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अगर फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 15 तो हिस्ट्री में कितने मार्क्स होंगे। सो फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 15, अब एक्स की जगह क्या करो 15 रख दो। तो अगर एक्स की जगह 15 रख दें तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 7.8 दैट इज 7.2। सो हो जाएगा y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0.40 इंटू 7.2, तो ये आ गया 2.88। सो y की वैल्यू आ जाएगी 17.88। ये आ गए मार्क्स आपके हिस्ट्री में। तो अगर वो हिस्ट्री के पेपर में एब्सेंट था तो फिजिक्स के पेपर में उसके प्रोबेबल मार्क्स कितने आते, वो ये आ गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका सोल्यूशन कुछ गलत दिया हुआ है, ये वैल्यू सेम टू सेम आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप अलग अलग जगह चेक करेंगे तो जो यहाँ किया हुआ है वो सही किया हुआ है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, यही आंसर सही आंसर है, ठीक है। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो बताइएगा, इस चैप्टर का रिवीजन एक और बार ले लेंगे भाई। लेकिन जितना मैंने करा दिया, अगर आपने इतना कर लिया है तो इससे ज्यादा करने की और कोई जरूरत नहीं है, दैट इज इट। ये हो गया सेक्शन सी का लीनियर रिग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ द ओनली चैप्टर लेफ्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के आपके लिए डालने वाला हूं। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।